नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल भी मैं सात समंदर पार से ही कर रहा हूं। अभी लंदन में हूं, इंग्लैंड की राजधानी लंदन में। लेकिन बात होगी देश के राजनीतिक सूरत हाल की। एक दिलचस्प मोड़ पर, मुहाने पर, चौराहे पर, शब्द आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। क्या हम खड़े हैं? और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि चुनावी नतीजे आए 1 महीना 4 दिन हो गए। नए मंत्रिमंडल को शपथ लिए 28 दिन हो चुके हैं। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र खत्म भी हो चुका है। सरकार लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है। यह अपने आप में अप्रत्याशित है। पिछले कुछ दशकों में अगर हम नजर डालें, 2014 में जब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए की, और खास में कहूं बीजेपी की अगुवाई की सरकार बनी थी, तो वो 30 साल बाद ऐसा था कि किसी को बहुमत मिला हो अपने दम पर, एक पार्टी को। 2019 में उस आंकड़े में और इजाफा हुआ और 2024 में तीसरी बार एनडीए सरकार बनी। अब इसे मोदी सरकार तो नहीं कह सकते, क्योंकि बहुमत के आंकड़े से 32 पीछे रह गई बीजेपी। लेकिन एनडीए तो सरकार बनाने में कामयाब हुआ और तीसरी बार लगातार, जवाहरलाल नेहरू के बाद पहली बार कोई शख्स लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बना। पर बैसाखियों की भी जरूरत पड़ी तो विपक्ष इस बात को लेकर आक्रामक भी दिखा। कांग्रेस ट्रिपल डिजिट में 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई, लेकिन एक जोश, एक उत्साह, एक ऊर्जा दिखाई दी। भाई 2014-2019 में नेता प्रतिपक्ष भी चुनने या अपना नेता प्रतिपक्ष बनाने की स्थिति में नहीं थी कांग्रेस। तो अब वो ऊर्जा तो दिखाई दे रही है और 234 का आंकड़ा इंडिया गठबंधन यानी कि विपक्षी खेमा लेने में कामयाब हुआ, तो आर पार के मूड में भी दिखाई दिए। पर ये डूबते को तिनके का सहारा कि अरे हम लड़ सकते हैं, ये वो है, या दो दो हाथ दो दो चार करने के लिए, दो दो हाथ दो दो चार करने के लिए बीजेपी के साथ विपक्ष भी तैयार दिख रहा है क्या? बीजेपी ने सारे बड़े मंत्रालय अपने पास रखे हैं। ये आप जानते हैं, रक्षा हो, गृह हो, वित्त हो, विदेश मंत्रालय हो। और स्पीकर भी ओम बिरला को ही चुना गया लोकसभा का। तो बहुत से जो कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी बैसाखियों की जरूरत है, टीडीपी और जेडीयू की जो जरूरत है, वो थोड़ा कान उमेटेंगे, सत्ता की चाबी उनके पास है, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। पर संसद में जो चौतरफा वार करता दिखाई दिया है विपक्ष, उससे सरकार जो 4 जून को नतीजे आने से पहले 100 दिन के रोड मैप की ताल ठोक रही थी कि हमारा तो रोड मैप तैयार है, वील हिट द ग्राउंड रनिंग, सो एज टू से, कि सरकार तो हमारी बननी है और एजेंडा आगे के लिए तैयार है, देश को हमने प्रगति की राह पर दौड़ाना है, वील गैलप ऑन द हाईवे। लेकिन बहुत सारे पत्थर, रोड ब्लॉक, स्पीड ब्रेकर आते दिख रहे हैं और इसकी गवाही दी पहले लोकसभा के सत्र ने, या संसद के सत्र ने मैं कहूं। मुद्दों की भरमार दिखी। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जिसकी गूंज अभी तक सुनाई दे रही है, वो था नीट का मामला। मेडिकल कॉलेजों में जो दाखिले के लिए परीक्षा होती है, 24 लाख छात्र इससे प्रभावित हुए। 1,08,000 छात्रों का दाखिला होना था सरकारी मेडिकल कॉलेजों में और निजी मेडिकल कॉलेजों में। उसमें गड़बड़ झाला हुआ, पहले इनकार, फिर थोड़ा बहुत माने, फिर सीबीआई को जांच देनी पड़ी। लेकिन अभी भी सरकार के गले की हड्डी बनी हुई है और आसमान से गिरे खजूर में अटके जैसा हाल इन 24 लाख छात्रों और उनके परिवार वालों का है, और कोई हल निकलता नहीं दिख रहा है। काउंसलिंग की तारीख भी अब मुलतवी कर दी गई है। पर सिलसिला यही नहीं थमा। हाथरस, ये तथाकथित भोले बाबा
121 लोगों की जो जान चली गई। मामला सीबीआई को तो सौंप दिया गया है, लेकिन विपक्ष इसे लेकर जबरदस्त हमलावर है। और बाबा का नाम एफआईआर तक में नहीं आया है। सेवादार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और सीबीआई की बात होती है तो ईडी की बात होना तो लाजमी हो जाती है। विपक्ष ईडी, सीबीआई और आईटी, इन तीन एजेंसियों के दुरुपयोग, इनके बेजा इस्तेमाल पर सरकार को लगातार घेर रहा था, ना सिर्फ 18वीं लोकसभा के शुरू होने पर बल्कि चुनाव के दौरान भी। और अब जबकि सरकार तो बन गई है, लेकिन चुनावी मौसम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो अग्नि परीक्षा अभी और बाकी है। विपक्ष जो थोड़ी मजबूती दिखा रहा है, और लामबंद होगा और मजबूत होगा क्या, या आईना दिखाने में कामयाब हो जाएगी बीजेपी कि ठीक है, कभी कभार तुक्का लग जाता है, थोड़े बहुत आपको सीटें उम्मीद से ज्यादा मिल गई, सरकार तो हमने ही बनाई है, और अभी बताते हैं महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में। तो झारखंड में ईडी, सीबीआई जो पीछे पड़ी थी हेमंत सोरेन के, उन्हें जमानत मिल गई है, वापस वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। केजरीवाल अभी जेल में है, लेकिन सरकारी एजेंसियों के इस्तेमाल को लेकर जो राजनीति है, और वो जो थोड़ी ठंडी होती दिख रही थी, वो फिर गरमाने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अग्निवीर पर जबरदस्त शोर मचा हुआ है। मणिपुर, बढ़ती हुई आतंकवादी गतिविधियां जो जम्मू कश्मीर से खबरें आ रही हैं, उनको लेकर भी दिक्कतें हैं। और एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसानों को मिलेगा या नहीं। एमएसपी में इजाफा तो हुआ है, 5 जुलाई भी चली गई। मेरे ही कार्यक्रम पर जो एमएसपी की कमेटी है, उसके सदस्य गुणी प्रकाश ने कहा था 5 जुलाई को बड़ी खबर आने वाली है, सब किसानों की बल्ले बल्ले हो जाएगी, लेकिन वो खबर अभी तक आई नहीं। आज हम 7 जुलाई में बैठे हुए हैं। तो ऐसे में क्या बजट सत्र का भी इंतजार है? क्योंकि अंतरिम बजट आया था दर्शकों, आपको ध्यान होगा, फरवरी में। अब 22 जुलाई से बजट सत्र शुरू होने वाला है, और 23 जुलाई को आम बजट पेश किया जाएगा। महंगाई की मार आम आदमी झेल रहा है। कहने को आंकड़े दिखाएंगे कि 5% से नीचे पर आ गई है महंगाई, लेकिन पेट्रोल, डीजल, खाने का तेल हो, जो शुगर है यानी कि चीनी है, दूध, खाने पीने का जो सामान है, सबके दाम आसमान ही छू रहे हैं, नीचे आने का नाम नहीं ले रहे हैं। और जहां 7 समंदर पार ब्रिटेन में मैं बैठा हूं, यहां पर भी बढ़ती महंगाई और टैक्स की दरें एक बड़ा चुनावी मुद्दा था। एनडीए 400 पार भारत में तो नहीं कर पाया, लेकिन लेबर 400 पार यहां पर करने में कामयाब हुआ। तो क्या बजट में सरकार कुछ राहत देगी? कुछ अच्छे दिन आम लोगों के आएंगे? महंगाई पर अंकुश लगेगा क्या? टैक्स में कुछ रियायत दी जाएगी? या गुड पॉलिटिक्स इज बैड इकोनॉमिक्स, राजनीतिक रूप से यह फायदा दे सकती है, लेकिन अर्थव्यवस्था क्या डगमगा सकती है? हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी बनने की राह पर हम चल रहे हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति आय 142वें नंबर पर है। तो आम आदमी की आमदनी नहीं बढ़ रही है, देश की अर्थव्यवस्था जरूर बढ़ रही है। तो ये जो तमाम सवाल हैं, आज इन्हीं पर हम एक विशुद्ध राजनीतिक चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, नीट, ईडी, सीबीआई, अब महंगाई मुक्त बजट की लड़ाई, आम आदमी को, आपको, मुझको क्या मिलेगा? और विपक्ष का आक्रामक फॉर्मूला, देश का मूड कितना बदला? देश का मूड थोड़ा बदल गया है क्या? एक छत्र राज जो चल रहा था बीजेपी का, अब उस पर सवालिया निशान भी लग गया है क्या? और आज चर्चा में मैंने देश के वरिष्ठतम पत्रकारों को ही न्योता दिया है। तो मेरे साथ विनोद शर्मा हैं, वरिष्ठ पत्रकार तो हैं ही, पॉलिटिकल एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के। दबंग दिबांग किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो चर्चा में जुड़ चुके हैं, स्टूडियो आए हैं बाकायदा। मैं बल्कि आज स्टूडियो में नहीं हूं,
मेरे साथ अभय दुबे हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, विजय त्रिवेदी वरिष्ठ पत्रकार हैं और पैनल में सबसे तजुर्बेकार। सीधी बात करते हैं, सीधे सवाल का जवाब भी देते आए हैं। काफी महीनों से प्रभु चावला इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो प्रभु, आज हम राजनीतिक लिहाज से देखें, नई नई सरकार बनी है, महीना भर हुआ है, हम राजनीतिक लिहाज से कहां खड़े हैं, कैसे आंकते हैं आप इस सूरत हाल को? फिर राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए, बजट सेशन जो शुरू होगा 23 तारीख को, वहीं से पता लगेगा। परंतु जो छोटा सा सेशन हुआ है उसके अंदर राजनीति हुई है, कन्फ्रंटेशन हुई है, कंसेंसस हुआ है, देश के किस मुद्दों पर सहमति बनेगी, मेरे को वो दिशा दिखाई नहीं देती। तो 4 दिन का जो भी राष्ट्रपति का भाषण पढ़ने के बाद ये है कि हम ये करेंगे या वो करेंगे, परंतु कोई भी दिशा अभी तक दिखाई नहीं देती किस तरफ ये देश जाएगा। परंतु ये स्पष्ट है कि ये सरकार, मोदी जी का जो तीसरी टर्म है, वो उनका चाल चलन और चेहरा वैसा ही होगा जिनका पहले 10 साल से चल रहा है। उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। वो अपनी नीतियों को कॉन्टिन्यूटी जो कह रहे हैं कि कॉन्टिन्यूटी विथ चेंज कोई नहीं आई है अभी तक, ना आने की अपेक्षा है, परंतु कॉन्टिन्यूटी ज़रूर होगी। कई रिकॉर्ड टूटेंगे। कई साल 10 साल तक मंत्री रहे हैं जो कभी न रहे। पिछले 75 साल में एक व्यक्ति 10 साल तक लगातार एक मंत्रालय में भी रहा हो और मंत्री भी रहा हो। इस तरीके इस कैबिनेट के अंदर आधे से ज़्यादा ऐसे मंत्री हैं जो रिकॉर्ड तोड़ेंगे। उनके लिए पॉलिटिकल मैसेज आप कह सकते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी गवर्नमेंट की ये अपने आप में एक मैसेज है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अभी क्या होगी ये डिपेंड करता जो बजट आने वाला है। परंतु ये बड़ा क्लियर है, स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ द कैबिनेट वो एकदम कायम है। वो एक गवर्नमेंट की विशेषता है जो पिछले 75 साल में नहीं थी, क्योंकि राजीव गांधी के ज़माने के अंदर 24 बार मंत्रालय बदले गए थे लोगों के अंदर। इंदिरा गांधी के 10 साल के अंदर 69 बार बदले गए थे। तो इसलिए लगता है कि ये उसी दृष्टि से पॉलिटिकल मैसेज बड़ा क्लियर है कि हम पॉलिटिकली कॉन्टिन्यूटी रखेंगे। और कई मंत्री जैसे राजनाथ सिंह जी 6 साल का रिकॉर्ड डिफेंस मिनिस्टर का तोड़ेंगे, अमित शाह 6 साल का रिकॉर्ड अब 6 साल चल रहा है होम मिनिस्टर का तोड़ेंगे, तो निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर का, जसवंत सिन्हा का रिकॉर्ड तोड़ेंगी शायद, कि जसवंत सिन्हा भी 5 साल रहे थे, उसके बाद जसवंत सिंह बन गए थे। तो मेरे को लगता है पॉलिटिकल दृष्टि से पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल है। इकोनॉमिक पॉलिसी उसकी चेंज होगी, कॉन्सेंसस होगा या नहीं होगा, ये बजट जब शुरू होगा उसके ऊपर दिखाई देगा। उस पर मैं आता हूं, लेकिन आपने जो संकेत और संदेश की बात की, अभी निरंतरता का संदेश दिया जा रहा है प्रभु। लेकिन मैं बिल्कुल सीधा आम आदमी का सवाल अगर पूछूं, अब नई सरकार बनी है, विपक्ष में भी थोड़ी जान आई है और सरकार निरंतरता का संदेश दे रही है। विपक्ष कह रहा है हम इस बार घेर कर मानेंगे, हम अपना एजेंडा, अपनी बात मनवाने के लिए सरकार को मजबूर कर देंगे। देखिए यथास्थिति क्या है, सरकार तो लगातार तीसरी बार एनडीए की बनी है, विपक्ष और कांग्रेस तो 100 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई। लेकिन फिलहाल पहले महीने में ये सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो ये दंगल चल रहा है, भारी कौन दिखाई दे रहा है? एजेंडा कौन सेट कर रहा है? भाई भारी जो जिससे राहुल गांधी नहीं, एजेंडा अभी जो सेट किया है कि जो पार्लियामेंट, मैंने कहा ना, जो डिस्कशन हुआ है, राहुल गांधी जी ने पहली बार एक ऑपोजिशन ऑल्टरनेटिव एजेंडा दिया है। एजेंडा वो ये नहीं है कि हम क्या करेंगे, उन्होंने गवर्नमेंट की खामियां जो हैं वो निकाल करके रखी हैं, जबकि राष्ट्रपति के भाषण के अंदर सरकार क्या करेगी उसका लेखा जोखा रखा गया था। तो परंतु अगर पार्लियामेंट्री डिबेट की, जैसे कॉलेज के अंदर डिबेट होती है, कौन जीता है डिबेट के अंदर, मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट का एक वन साइडेड पॉजिटिव एजेंडा था तो उसके ऊपर डिबेट जीतने का मतलब ही नहीं था। परंतु जिस अंदाज से, जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपोजिशन एजेंडे को रखा है कि हम आपको क्वेश्चन करेंगे, हर बात के ऊपर आपके ऊपर सवाल उठाएंगे, आपके बात करने के तरीके पर सवाल उठाएंगे, तो अभी जो राउंड 1 जो रखता है पार्लियामेंट के अंदर, वो राहुल गांधी ने सेट किया बाई एग्रेशन से। इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से अभी एग्रेशन उतना नहीं है। हालांकि मोदी जी ने बाद में जो बोला, लोकसभा के अंदर वो शांत स्वभाव में थे, परंतु राज्यसभा में काफ़ी एग्रेशन उनके ऊपर था। परंतु ये कहेंगे कि कौन जीता है इसके अंदर, क्या भी हुआ,
लोकसभा जो अभी सेशन खत्म हुआ है उसके अंदर जनता का व्यू पॉइंट लेकर जो कांग्रेस पार्टी चली थी उसके अंदर वो काफ़ी सफल हुई है, उनको ट्रैक्शन मिला है। ऐसा लगता है मेरे को कि ऑपोजिशन को इस वक्त हैवी है उनके ऊपर, उसका जवाब उनके ऊपर कांग्रेस रूलिंग पार्टी को देना पड़ेगा। पहली बार रूलिंग पार्टी डिफेंसिव पे दिखाई दे रही है। पर जब हम 2014 की बात करें, 2019 की भी बात करें और उनको रिविजिट करना, प्रभु मेरे ख्याल से, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जरूरी भी हो जाता है। सरकार जब 2014 में आई तो बहुत सारे नारे दिए गए थे, अच्छे दिन आएंगे। जैसे 2019 के बाद गारंटी की भी बात काफी की जाने लगी और नए नए आइडियाज भी आए थे, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये नारे चले थे। और एक नारा जिसका जिक्र कल आपने अपने लेख में भी किया है, जो संडे को, जो सैटरडे को आता है आपका, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। सरकार का काम धंधा करना नहीं है, सरकार कम से कम होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा काम करते हुए दिखनी चाहिए। जी, मैक्सिमम मोदी। पर क्या वो थोड़ा सा दिशा भटक गई है सरकार? और जो वो पॉलिटिकल मैसेजिंग थी और जो बिल्कुल पॉइंटेड होती थी, क्या अभी उसका इंतजार है सरकार की तरफ से कि सरकार क्या एजेंडा सेट करेगी? क्या वो बजट सत्र में सामने आता दिख सकता है? क्योंकि पिछले हफ्ते मैंने लिखा था राहुल गांधी के ऊपर, मैं लिखा इस बार जो कॉलम लिखा गया कि जो पहले शुरू में 2014 में नारे लिए थे स्वच्छ इंडिया और मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट, उसके ऊपर एम्फेसिस किया था कि मोदी जी के जो नारे जो हैं उसके पीछे काफ़ी सोशल इंजीनियरिंग भी होता है, इकोनॉमिक इंजीनियरिंग भी होता है, नए थॉट भी होते हैं। मैं उनको बोलता हूँ वो स्लोगन मिथ हैं। जितने स्लोगन मोदी जी ने दिए हैं उनका रिकॉर्ड तो, और सारे स्लोगन के पीछे फिलॉसफी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, पॉलिटिक्स भी है, परंतु उसका इम्प्लीमेंटेशन के पीछे बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे स्वच्छ इंडिया का नारा बहुत अच्छा नारा उन्होंने दिया था, उनके मंत्रियों ने काम भी अच्छा किया, वेंकैया नायडू ने, हरदीप पुरी ने जाकर के उसके बाद, पर उसके बाद सिस्टम फेल हो गया। तो मॉनिटरिंग की इस बात जरूरत यह है कि थर्ड टर्म जो मोदी की होगी वो कंसोलिडेशन की है। जो मोदी की मोजो पहले थी, जिस तरह की अथॉरिटी उनकी पहले थी 2014 से 2019 तक तो जो रही है और अब 24 तक रही है, उसको वापस लाना होगा कि इम्प्लीमेंटेशन। अब जनता मांगती है अकाउंटेबिलिटी। नारे जो है जमाना जो आपने प्रॉमिस किया है वो आपने डिलीवर करके दिया। हालांकि इकोनॉमी में आपने 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दी, आपका स्टॉक मार्केट जो है 40,000 से लेकर 90-80,000 के करीब पहुंच गया है 10 साल के अंदर। आपके यहाँ पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है, गरीबी रेखा से लोग नीचे आ गए हैं सारे वर्ल्ड के अंदर आपकी। परंतु अब जो मैंडेट मिला है उसको रिपीट अगर आप थर्ड टर्म के फोर्थ टर्म के अंदर वापस लाना चाहते हैं तो जितने वायदे अच्छे आपने किए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना होगा। उस दिशा में काम करने के लिए अभी तक कोई मैसेज सामने नहीं आ रहा। क्या रोड मैप है उनके सामने? मोदी जी को अपना रोड मैप खड़ा करना होगा, जिससे इसीलिए प्रभु मैं सिर्फ एक पत्रकार से नहीं, एक स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, और आपने इकोनॉमिक्स पढ़ाई भी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जो ये बजट आएगा, पहला आम बजट, तीसरी मोदी 3.0 या मैं सही मायने में कहूं एनडीए 3.0 की जो ये सरकार है, तो वो जो पुरानी कहावत है ना, गुड इकोनॉमिक्स इज बैड पॉलिटिक्स एंड गुड पॉलिटिक्स इज बैड इकोनॉमिक्स, इस कश्मकश में आएगा या आम आदमी को कुछ देते हुए सरकार दिखाई देगी? क्योंकि अब आम आदमी कह रहा है देखिए देश बन गया 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, मेरी जेब में क्या आया? मैं सुधीर एक बात बताऊं, मैं दूसरी तरह से चलूंगा। गुड पॉलिटिक्स इज ऑल्सो गुड इकोनॉमिक्स। गुड पॉलिटिक्स का मतलब क्या है कि हर आदमी की जेब में पैसा हो। मैं कहता हूँ विटामिन एम की ज़रूरत है। विटामिन एम का मतलब ये है कि एज एन इकोनॉमिस्ट लोगों की जेब में पैसा होना चाहिए, तभी डिमांड आगे बढ़ेगी। अभी तक मनमोहन सिंह का जो मॉडल था 1991, जिसको हम रिफॉर्म कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, उसका फ़ायदा क्या? सप्लाई साइड इकोनॉमी थी कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़नी चाहिए, सप्लाई साइड बढ़नी चाहिए, लोग अपने आप सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, एक से इसका इकोनॉमिक्स रहता है। परंतु भारतवर्ष की स्थिति ये आ गई, आज भी अखबारों में छपा हुआ है कि 60,000 करोड़ वर्ष की गाड़ियाँ स्टॉक्स में पड़ी हैं जो बिक नहीं रही हैं। इसका मतलब ये है कि अब आपको लोगों की जेब में पैसा डालना पड़ेगा। जीएसटी के माध्यम से जो पैसा आ रहा है 1,80,000 करोड़ हर बार, अब जब तक जनता की खरीदने की शक्ति आप नहीं बढ़ाएंगे, मिडिल क्लास, आपने कह दिया कि हम कितनी लखपति करोड़ लखपति भी बनाएंगे, लखपति देवियां बनाएंगे, ऐसा कोई नारा दिया उन्होंने।
मेरे को लगता ये है कि इस बजट के माध्यम से डिमांड को स्पर करने के लिए काम करना पड़ेगा, लोगों की जेब में पैसा डालना पड़ेगा। जब तक डिमांड नहीं बढ़ेगी, जो सप्लाई आपने क्रिएट कर दी, आपने डिजिटलाइजेशन भी कर दिया, परंतु सप्लाई जितनी पड़ी है उसको कंज्यूम करने के लिए आप देखेंगे नोएडा के आसपास कम से कम 5 लाख घर बने पड़े हुए हैं एनसीआर के अंदर, जो बिक नहीं रहे हैं, लोग खरीदना चाहते हैं। तो मेरे को लगता है कि इस बजट के अंदर निर्मला सीतारमण जी को मिडिल क्लास और लोअर लोगों के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। अगले 5 साल के अंदर आपने ग्रोथ रेट अगर 8% करना है, ग्रोथ रेट का मतलब ये कि इनइक्वालिटीज और इनकम आज 1% लोगों के पास 20% 30% के मुकाबले में वेल्थ क्रिएशन हो रही है, उसका फ़ायदा नहीं, अल्टीमेटली जाकर के नुकसान होगा। खरीदने वाले लोग नहीं होंगे, लोग यहाँ से शिफ्ट करते चले जाएंगे। तो अब सप्लाई क्रिएट हो गई है, इंडिया अब इस स्तर पर है कि वो डिमांड क्रिएट करेगा, तभी जाकर के आगे आपकी अर्थव्यवस्था बन सकती है। आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तभी और बन सकते हैं। डिमांड इन्फ्लेशन तो नहीं क्रिएट बनेगी। करने के लिए, पैसे बढ़ते रहेंगे, मांग अपने आप बढ़ाने बढ़ेंगे के लिए जेब में आने भी चाहिए, जेब में पैसा भी चाहिए, जैसा विटामिन एन की बात प्रभु कर रहे थे। लेकिन राजनीतिक हम जो ये परिदृश्य है, कहां खड़ा है, प्रभु ने तो अपनी बात कही। विनोद, आपके लिहाज से राजनीतिक रूप से हम कहां खड़े हैं आज की तारीख में? हम का मतलब सत्ता पक्ष और विपक्ष। अनम्यूट कीजिए विनोद, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ, मेरे को लगा कि प्रभु का जो डिस्क्रिप्शन है थोड़ा सा इन फेवर ऑफ द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी है आज के दिन की, लेकिन मैं उससे थोड़ा डिसएग्री करता हूँ। देखिए, हमारी जो ग्रोथ रही है अभी तक वो जॉबलेस ग्रोथ रही है। हमारे जो नौजवान है वो बेरोजगार घूम रहे हैं। हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो रिलीफ ओरिएंटेड है, वहां रिम्यूनरेशन नहीं हो रहा। हमारे देहातों में जॉब जनरेशन नहीं हो रही, लोग फ्लॉक कर रहे हैं टू द सिटीज, और हमारी जो सिटीज हैं उनकी होल्डिंग कैपेसिटी है नहीं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कहां गया आज के दिन? वेयर इज मेक इन इंडिया? देखिए मेरी बात, स्टार्टअप जो है बस्ट हो रहे हैं, दैट बबल इज बस्टिंग। ये बहुत ही सीरियस मामला है। हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा उल्टी नहीं लेटी हुई, लेकिन हमारी इकोनॉमी उतनी हष्टपुष्ट भी नहीं है जितनी की सरकार हमारे को बताने की चेष्टा करती है। अब ये जो बजट आएगा संदीप, इस बजट को, इस बात पे मैं एग्री करता हूं, यू हैव टू इंक्रीज द बाइंग कैपेसिटी ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। उनके हाथ में पैसा होगा तो बाइंग कैपेसिटी होगी, और बाइंग कैपेसिटी होगी तो जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं वो बिकेंगे। लेकिन बाइंग कैपेसिटी से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो रेव अप करता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज नॉट मेयरली ऑटोमोबाइल्स। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो हमारा ज्यादातर एमएसएमईज में है, और जब तक उनको एक प्रोत्साहन नहीं मिलता, उनको एक डोज ऑफ लाइफ नहीं मिलता, आपकी इकोनॉमी पूरी तरह से रोर नहीं करेगी। और जहां तक रही बात इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, तो मैं एक बार फिर, जस्ट टू शो द अदर साइड ऑफ द कॉइन, नॉट दैट आई एम चैलेंजिंग। आपका अनम्यूट हो गया, अनम्यूट कीजिए, आपका फिर से म्यूट हो गया है विनोद, आपका सिस्टम। स्टेबिलिटी वो है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वो है संदीप, जो समाज में होती है, जिसकी बात राहुल गांधी कर रहा है। देखिए मेरी बात सुनिए, इस सरकार को अपना पक्ष और विरोध का पक्ष अगर उसका एक छोटा सा माइल्ड कॉकटेल बनाएगी तो सबको मजा आएगा, सब लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन यहां पर एकतरफा जो यूनिलैटरलिज्म है पॉलिसी मेकिंग में, और कोई ऑपोजिशन का इंटरवेंशन एक्सेप्टेबल नहीं होता, तो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो सिर्फ सदन में है, और वो भी किसके चलते हैं? प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के चलते हैं, जो कि अभी भी विपक्ष को बोलने नहीं देना चाहते। अभी एक बड़े प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने निशाना साधा किस पे? चिदम्बरम पे। चिदम्बरम ने क्या कहा था? चिदम्बरम ने यही कहा है ना कि जो कमेटी बनी थी शायद वो सधी हुई कमेटी नहीं थी, और द 3
new laws, the criminal laws which have been brought in this country. और उसमें उन्होंने निशाना साधा। क्या सरकार की शय है उनके कथन पे, उनके रिजॉइंडर पे? क्या डिस्कशन या डिबेट अभी भी नहीं होगी इन तीन लॉज पे? क्या सरकार अभी भी वैसे ही रवैया रखेगी जो कि फार्म लॉज पे नहीं, ये था तो दंगल और बाद में चलता है withdraw किए गए थे? विनोद, ये दंगल तो चलता है, लेकिन आम आदमी को क्या मिलता है? दरअसल क्या सवाल अब वहां अटका हुआ है, और आने वाले 2 हफ्ते बाद जो ये 15 दिन हैं, नया जब बजट सत्र शुरू होगा, क्या इनके जवाब मिलेंगे? जो आप बात कह रहे थे, भाई 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो है, लेकिन अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की एक स्टडी कहती है 18 से 24 साल के जो हमारे ग्रेजुएट बच्चे हैं, 42.3% बेरोजगार हैं। 27 रुपए प्रतिदिन विशुद्ध किसानी से एक किसान कमा पा रहा है। क्या ये आंकड़े इनको दुरुस्त करने की तरफ भी, या इनको एड्रेस करती हुई भी दिखेगी सरकार? सर, आपकी जो प्रोडक्टिव मास है, पॉपुलेशन है, वो बेरोजगार है, उसकी एनर्जी चैनलाइज नहीं हो रही सही तरह में, वो व्यथित है, वो सड़कों को स्टरअप कर रही है। और इसके लिए मैं समझता हूं कि सदन में शांति के अलावा सड़कों पे भी शांति की जरूरत है। और वो शांति कैसे आएगी? स्टेज पॉलिसी मेकिंग से। अब हम सुन रहे हैं कि जो बजट आने वाला है उसमें कुछ टैक्स कट्स हो जाएंगे, कुछ मिडिल क्लास को रिलीफ मिल जाएगा, कोई इधर हो जाएगा, कुछ उधर हो जाएगा। देखिए, कट एंड पेस्ट नहीं चलेगा। जो सेकंड जनरेशन रिफॉर्म सही में इस देश में आने थे, जो लाने में सक्षम थी हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार, इसके पास आंकड़े थे, वो सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स क्या आए हैं हमारे देश में? ये सवाल है, बड़ा सवाल। नहीं आए हैं। इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि मैं समझता हूं कि जो सोच है वो ज्यादातर इस तरफ है कि हम किस तरह कंट्रोल करें हर चीज को, किस तरह हम इस देश में जो टैलेंटेड लोग हैं अपनी बात ना कह सकें, उनकी बात को उनको चुप करवाने में सारी एनर्जी लगी हुई है, बनिस्बत इसके कि उनका विजडम उसको एक जगह पे पूल करके इस देश में पॉलिसी मेकिंग हो। एक तरफा पॉलिसी इसके मेकिंग 2 चलती नहीं पहलू है। हैं। ठीक है विनोद, बिल्कुल सही बात है, लेकिन दिमाग देखिए 2 पहलू हैं। सरकार की बात करें, जो प्रभु अभी कह रहे थे, गुड पॉलिटिक्स कैन ऑल्सो बी गुड इकोनॉमिक्स। और सरकार ने जो जन कल्याणकारी नीतियां चलाई हैं कि भाई 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, या 11 करोड़ शौचालय बनाए गए, 4 करोड़ घर बनाए गए हैं, 49-50 करोड़ जनधन खाते खोल दिए गए, ये सब भी हुआ है एक तरफ। पर दूसरी तरफ अगर आप 25,000 रुपए प्रति महीना कमा रहे हैं तो आप टॉप 10% पॉपुलेशन में है। असमानता, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, ये खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है। और मैं नहीं, ये दत्तात्रेय होसबोले बोल रहे हैं कि भाई 20 करोड़ लोग वो गरीबी रेखा के नीचे हैं, 23 करोड़ लोग 375 रुपया प्रतिदिन कमा नहीं सकते हैं। तो ये संतुलन बिठाना भी क्या एक बड़ी अग्नि परीक्षा है? बजट सत्र से पहले सरकार के सामने मुंह बाए खड़ी है क्या? जी हाँ, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो बात सही है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और अगर आप देखना चाहें, विपक्ष की बात करें और आप राहुल गांधी की खास तौर पर बात करें, तो जिस तरह की विकास और जिस तरह की बातें उन्होंने कही, वो हाल में एक उन्होंने चिट्ठी लिखी है आपके जहां आप हैं लंदन में, वहाँ जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उनको उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है। और चिट्ठी में उन्होंने कीर स्टार्मर की तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि आपने जिस तरह से समानता के साथ आर्थिक विकास की बात की, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यही मुद्दा आप भी उठा रहे हैं। ये राहुल गांधी के शब्द हैं, बिल्कुल मैं अनुवाद कर रहा हूं उनको, कि समानता के साथ जो आर्थिक विकास की बात की, मजबूत सामाजिक सेवाओं के साथ जो बेहतर अवसर की बात की, सामुदायिक सशक्तिकरण की बात की। उनका ये 3 चीज़ें हैं जिनसे आपको वहाँ बहुमत मिला है। और राहुल गांधी ने कहा कि ये 3 चीज़ें वो हैं जो मैं भी खुद को इनके बहुत करीब पाता हूँ। तो यानी उस तरह के किस तरह के सरोकार हैं उस पर उन्होंने एक तरीके से इशारा किया है। और जो आंकड़े हैं वो साफ बता रहे हैं कि कहीं इन सब बातों की अनदेखी की गई।
आप बजट में कहां तक उस पर ध्यान देंगे? मुझे नहीं लगता कि इस पर ध्यान भी दिया जा रहा है। बजट जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं वो अलग ही तरीके से बन रहे हैं, उसमें इन बातों का ध्यान नहीं है। और एक तरीके से जो हम बार बार बात करते हैं कि एक शैडो कैबिनेट होनी चाहिए, तो अगर इसी राहुल गांधी ने जो अपने पत्र में लिखा ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री को, अगर इसी पर विस्तार से कांग्रेस पार्टी एक कागज लाती, अपना बजट पेश करती, तो उसमें वो चीज़ें और साफ होती। और मेरे ख्याल से ये वो वक्त आ गया है जब इस तरह की बातें करने का वक्त है। इसमें आप ये देखिए कि हमने जो बार बार कहा, मैं आपको थोड़ा जो बात हो रही है कि भाई कितनी स्टेबल सरकार है, उसमें जो ये बात उठी बार बार कि किस तरह से सहयोगी हैं। चंद्रबाबू नायडू यहाँ पर आए थे तो कहा जा रहा है कि उन्होंने जो अपनी मांगें रखी वो करीब 1 लाख करोड़ की हैं। वो ये कह रहे हैं कि 50,000 करोड़ तो हमें अमरावती को बनाने के दीजिए। पोलावरम जो डैम की योजना है, जो कि एक राष्ट्रीय योजना है, गोदावरी नदी पर बनने वाली योजना है, जो नायडू के बहुत करीब है योजना। आपको याद हो तो पिछली बार उन्होंने शपथ लेने में देर कर दी थी, कहा था कि उसमें एक ऑर्डिनेंस लाना चाहिए, उसमें उनको 12,000 करोड़ चाहिए। 15,000 करोड़ रुपए उन्होंने इस बात के मांगे कि अगले पाँच साल में हम जो अपना कर्ज है वो चुका रहे हैं, उसमें उन्होंने छूट की बात की। उन्होंने कुल मिलाकर एक बड़ी मांग रखी, तो वित्त मंत्री ने कहा कि भाई हमारे पास भी हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं, हम ये बोझ उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे ये हम आपको देखकर बताएंगे। आप देखिए, हम ये कहते हैं कि नायडू किस तरह के राजनेता हैं। उन्होंने कहा कि जब मंत्रिमंडल बांटा गया था तो हमने अपनी बातें नहीं रखी थी, उसमें हमने कोई मंत्री पद नहीं मांगा था, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर एनडीए चाहे और अगर वो एक बनाए अपना कमिटी और उसमें मुझे कन्वीनर बनाना चाहें तो मैं इस बारे में विचार करूंगा, मैं इस बारे में ज़रूर सोचूंगा। और अपनी एक तरीके से दावेदारी पेश की। उन्होंने कहा कि 2013 और 14 में जब वाजपेयी की सरकार थी, तो चंद्रबाबू नायडू की बात हो गई, वो तो दबाव बनाएंगे इन और सब वो का कान असर भी उमेटेंगे बजट भी। पे पड़ेगा। नहीं, पर आम आदमी की अगर बात करें, अब आप ये देखिए ना, 2-2.5 साल होने को आए, पेट्रोल और डीजल के दामों में 1 पैसे की कमी नहीं आई है। दाम तो गिरे थे, हम रूस से सस्ते कीमत पर तेल ले भी रहे हैं। तो वो आम आदमी को राहत कब मिलेगी? आम आदमी की आमदनी बढ़ नहीं रही है। महंगाई का आंकड़ा कहने को आप सरकार के जो जारी आंकड़े हैं वो 5% से नीचे आ गया, पर सड़क पर आप किसी से पूछेंगे वो कहेगा महंगाई डायन भी खा रही है, आमदनी भी नहीं बढ़ रही है। तो जब तक वो नहीं बढ़ेगी आम आदमी को कोई राहत मिलेगी क्या? और उसके लिए तो कुछ रास्ते ढूंढने पड़ेंगे ना। मुझे लगता है कि ज़रूर ढूंढने पड़ेंगे। और जिस तरह की मार पड़ी है इन लोकसभा के चुनाव में, उनमें अगले 100 दिनों में जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, मेरे ख्याल से उसका खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि ध्यान रहे कि बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। और महाराष्ट्र तो बहुत महत्वपूर्ण राज्य है इस हिसाब से भी कि किस तरीके से महाराष्ट्र जो भी राजनीतिक दल चुन के आते हैं, किस तरह से उनकी झोलियां भरी जाती है महाराष्ट्र से, वो सब हम जानते हैं। बहुत बड़ा आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य है। तो महाराष्ट्र में क्या होगा? हरियाणा, हालांकि केवल वहां लोकसभा की 10 ही सीटें हैं, लेकिन फिर एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। तो 2 बहुत महत्वपूर्ण राज्य, झारखंड भी है, तो 2 बहुत महत्वपूर्ण राज्य हैं, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है ये राज्य। तो क्या वहां पर आप इसी तरीके से निकल जाएंगे? मुझे लगता है कि मौजूदा सरकार जिस हालत में है, पहली बार वो इस तरह की चुनौतियां झेल रही है जब वो एक सक्षम विपक्ष को देख रही है। पहली बार मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी का पूरा कार्यकाल देख लें तो नरेंद्र मोदी पहली बार इस स्थिति में हैं जब उनके सामने एक विपक्ष बहुत ही सक्षम, जिस तरह से राहुल गांधी लगातार दिन प्रतिदिन, यानी कहा क्या जा रहा था कि राहुल गांधी अभी तो दिखाई दे रहे हैं चुनाव के दौरान, बस उसके बाद वो छुट्टी चले जाएंगे। आपको याद हो तो बहुत सारे लोगों ने इस पर ट्वीट भी कर दिए थे कि अब वो छुट्टी जाने का समय आ गया, नहीं गई छुट्टी। उन्होंने कहा कि ये जो एक लाइन के वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, एक लाइन के वीडियो तो हर कोई बना लेता है, लंबा चौड़ा भाषण देना। गुजरात जा रहे हैं, कल वो असम और मणिपुर की तरफ जाते दिखाई देंगे। नेताओं से और आम लोगों से लगातार मिल रहे हैं, अपनी बातें कह रहे हैं और ये ताल ठोक रहे हैं कि गुजरात में हमने 2017 में जो चुनाव था, 3 महीने की तैयारी से हम लोग करीब जीतने वाले थे, इस बार 3 साल हैं। तो एक तरीके से एक नए तरीके के राहुल गांधी आपको दिखाई दे रहे हैं। वो राहुल गांधी जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, सबसे बड़ा आरोप क्या था कि पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, पर ये जोश, ये जज्बा
ये एंथुजियाज्म राहुल गांधी कितना दिखाते हैं, मैं अभी भी उसके बारे में टिप्पणी करने के लिए थोड़ा रुकूंगा। कितने दिन निरंतरता जो शब्द है वो राहुल गांधी भी निभा पाते हैं या नहीं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो राजनीतिक परिदृश्य की बात हो रही है अभय दुबे, उसमें जैसा अभी दिमाग जिक्र कर रहे थे, लोकसभा चुनाव तो हो गए और नतीजे ऐसे आए कि एनडीए 3.0 आया, मोदी 3.0 सरकार हम इसे दरअसल कह नहीं सकते, लेकिन अब उसे दिखाने की कोशिश भी हो रही है। पर ये महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के चुनाव, अब क्या उनके लिए भी कुछ पेशबंदी हो रही है और ये कितने महत्वपूर्ण साबित होंगे सत्ता पक्ष या विपक्ष की मजबूती स्ट्रोक कमजोरी की जब हम बात करते हैं? देखिए, अगर 3 विधानसभाओं के चुनाव भारतीय जनता पार्टी को जीतने हैं और ये देश को दिखाना है कि उसने रिकवरी की है, लोकसभा की पराजय के बाद लोकसभा में सीटें घटी, उसके मुकाबले उसने भरपाई की है, तो उसे अपने पक्ष में एक माहौल बनाना होगा। देखिए, माहौल इस वक्त भाजपा की सीटें बहुत ज्यादा कम नहीं हुई हैं, केवल 32 सीटें ही बहुमत से कम हुई हैं, लेकिन माहौल जो है वो भाजपा के पक्ष में नहीं है। ये एक असमस्या। इस माहौल को पक्ष में बनाने के लिए उन्हें आर्थिक मोर्चे के ऊपर कुछ विशेष प्रयास करने होंगे, जो वो करने की स्थिति में दिखाई नहीं पड़ रही है, बावजूद इसके वो अंदर से घिरी हुई है। आप देखिए, भारतीय मजदूर संघ है, पिछले 10 साल में भारतीय मजदूर संघ ने भाजपा के सामने, मोदी सरकार के सामने कोई मांग नहीं रखी, लेकिन जैसे ही उनका बहुमत कम हुआ और वो गठजोड़ सरकार चलाने की स्थिति में आए, भारतीय मजदूर संघ ने अपना मांग पत्र निर्मला सीतारमन और कई वरिष्ठ मंत्रियों के सामने पेश कर दिया है। और ये मांग पत्र क्या है? ये मांग पत्र वही है जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष ने चुनाव लड़ा था। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करो, रूरल इकोनॉमी जो है उसको ऐसे कदम उठाओ जिससे वो करवट ले, रूरल इकोनॉमी करवट ले, और केंद्र सरकार में 20 लाख जो नौकरियां हैं उन नौकरियों को तुरंत भरो। इस तरह मांगों का एक पूरा मांग पत्र जो है, अब जो बीएमएस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं रविंद्र हिमते, उन्होंने बाकायदा पत्रकारों को बताया है कि हमने निर्मला सीतारमन और वरिष्ठ मंत्रियों को अपनी बात कही है और उन्हें पूरा लिख के भी भेजा है और मुंह जबानी भी उनसे कहा है कि आप ये कीजिए। तो एक तरफ तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से ये दबाव पड़ रहा है, दूसरी तरफ जैसा अभी दिव्यांग ने बहुत विस्तार से बताया और बहुत अच्छी तरह बताया कि चंद्रबाबू नायडू ने क्या दबाव डाला है। नीतीश कुमार ये प्रस्ताव पास कर चुके हैं, नीतीश कुमार, और कि हमें विशेष पैकेज चाहिए। तो भले ही मोदी सरकार, भले ही एनडीए सरकार पूरा उनकी बात ना माने, कुछ तो बात माननी पड़ेगी। ये तो हो नहीं सकता कि आप उनकी एक भी बात नहीं माने। तो आपकी नहीं, अग्निवीर अपने आप में एक बड़ी समस्या, गले की फांस बनती दिखाई दे रही है ये योजना। देखिए 1 करोड़ दिया गया, नहीं दिया गया, उस पर खूब राजनीति हो रही है, सुर्खियां उसने बहुत बटोरी हैं। पर अग्निवीर योजना की समीक्षा होगी, पेंशन दिया जाएगा या नहीं, और उसके लिए पैसे का प्रावधान भी करना होगा। यह भी एक अपने आप में बड़ी समस्या, युवाओं से बेरोजगारी से जुड़ी हुई समस्या है। बिल्कुल। आप देखिए, सारी समस्या अगर आप 2 शब्दों को लें, महंगाई और बेरोजगारी, योजनाओं के नाम अलग हैं। अब जैसे मनरेगा है, अब बीएमएस मांग कर रहा है कि मनरेगा में आप निवेश बढ़ाएं। ये वही मनरेगा है इसको लेकर नरेंद्र मोदी ने संसद में भाषण दिया था कि मैं इसका ढोल मजीरे लेकर प्रचार करता रहूंगा, इसको मैं पनपने नहीं दूंगा, इसको मनरेगा को। ये नरेंद्र मोदी ने कहा था, लेकिन सारे के सारे लोग कह रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए। फिर अर्थशास्त्री लोग लगातार अखबारों में लिख रहे हैं, वो अर्थशास्त्री लिख रहे हैं जो नरेंद्र मोदी सरकार के मुखिया के मुख्य सलाहकार रह चुके हैं, अरविंद सुब्रमण्यम। उन्होंने लिखा है कि एक या दो कारपोरेट घरानों को, जो नरेंद्र मोदी की, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति जो है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है, जिसके सदर हैं विवेक देबरॉय, उन्होंने तो अर्बन मनरेगा, शहरी मनरेगा की भी वकालत की थी। मैं 1.5 साल पहले की बात कर रहा हूं। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। देखिए, सभी लोग एनडीए सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि नई राजनीतिक परिस्थिति में और 2024 के लोकसभा चुनावों की परिणामों की रोशनी में ये अपनी पूरी नीतियों को रिकैलिब्रेट करेंगे। अब देखना यह है कि यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी यही चाहता है। आप देखिए, बीएमएस ने जो बातें कही हैं वो उनसे अलग नहीं है। दत्तात्रेय होश बोले 1.5 साल पहले बोले थे, उनसे अलग नहीं है बातें, ये लगभग वही बातें हैं। और जो आरएसएस बोल रहा था, विपक्ष ने उसी से मिलते जुलते मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा है,
और भाजपा का बहुमत घटा दिया है। तो इनके सामने अपने पूरे नीतिगत ढांचे को के पुनर्विन्यास की जरूरत इनके सामने है। लेकिन ये आचरण ऐसा कर रहे हैं ऐसे कि 4 जून घटित ही नहीं हुआ है। इनका रवैया ऐसा है ऐसे कि 4 जून जब नतीजे आए थे लोकसभा के, वो घटना हुई नहीं है। सब कुछ पहले ही ऐसा चलता रहेगा। अगर ये ऐसा करेंगे तो तो अपने सत्ता आप को पक्ष मुगालते में विपक्ष रखेंगे, में अपने कौन किस कार्यकर्ताओं पर को भारी मुगालते में। पड़ता दिखाई दे रहा है? महीना भर हो गया अब है, सत्ता पक्ष विपक्ष में कौन किस पर भारी पड़ रहा है? एजेंडा अभी कौन सेट करता दिखाई दे रहा है? यहाँ तो विपक्ष सरकार के बाहर भी है और विपक्ष सरकार के अंदर भी है। मैं कह रहा हूं विपक्ष सरकार के बाहर भी है, राहुल गांधी और एनडीए के रूप में और इंडिया के रूप में, और सरकार के भीतर भी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी के रूप में। देखिए, जब विपक्ष इनके ऊपर संसद में हमला कर रहा था तो जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी के आप सांसदों को देखिए, वो आराम से बैठे हुए थे, उनको कोई बेचैनी नहीं थी। जब मोदी की खिल्ली उड़ाई जा रही थी, एक अकेला सब पर भारी के नाम पर महुआ मोइत्रा खिल्ली उड़ा रही थी और राहुल गांधी कह रहे थे ये तो इनको तो सीधे परमात्मा से संवाद होता है। इतनी खिल्ली मोदी के जीवन में कभी नहीं उड़ाई गई जितनी इस सत्र में उड़ाई गई। जम के खिल्ली उड़ाई गई और उनको सुनना पड़ा उसको। और उस वक्त तेलुगु देशम और जनता यूनाइटेड के लोगों में कोई बेचैनी नहीं थी, वो आराम से बैठे हुए थे। उन्होंने चिराग पासवान के अपवाद को छोड़कर उन्होंने राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन के खिलाफ कोई बयान जारी नहीं किया। तो वो लोग सरकार में जरूर हैं, लेकिन वो 10 साल मोदी ने जो किया है वो उसके ठेकेदार नहीं बनना चाहते। पर क्या हम इस बात को क्या हम नहीं अभय, क्या इस बात को हम नजरअंदाज कर सकते हैं? बल्कि मैं विजय त्रिवेदी आपसे ये सवाल पूछूं, अब विपक्ष में ये ऊर्जा तो दिखाई दे रही है, क्योंकि विपक्ष तो बिल्कुल निरीह प्राणी की तरह था 2014 और 2019 में। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है, तीसरी बार बनी है एनडीए सरकार। ये शुरुआती ऊर्जा तो नहीं है, या इसको हम कुछ ज्यादा मैग्नीफाई करके आंक तो नहीं रहे हैं, या क्लियर प्रेजेंट डेंजर है सत्ता पक्ष के सामने? देखिए, 2 बातें हैं। नहीं, देखिए संदीप, 2 बातें हैं। शुरुआती एक्साइटमेंट तो है ही, एनर्जी तो है ही, लेकिन जैसे राहुल गांधी जी ने पिछले 1 महीने में बिहेव किया, पॉलिटिकल बिहेवियर की मैं बात कर रहा हूँ, जो उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे बहुत सारे लोग, उसमें एक सस्टेन करने की आदत दिखाई दे रही है। जब से 4 जून से चुनाव के नतीजे आए हैं, उसके बाद से वो लगातार एक ना एक इशू पर काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग उम्मीद कर रहे थे, संभावना जता रहे थे कि भाई वो संदीप जी की तरह से लंदन नहीं तो इटली चले जाएंगे या कहीं चले जाएंगे, दोनों लोग साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी जी तो यही है, तो वो काम कर रहे हैं। और वो कभी हाथरस जाते हैं, कभी दिल्ली में लोकल स्टेशन पर जा रहे हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं। यदि वो इसको सस्टेन करते हैं, उसका एक बड़ी वजह ये है ना, आप बदलाव देखिए, थोड़ा सा बदलाव क्या हुआ है कि पिछली बार न केवल कांग्रेस, पूरा विपक्ष कमजोर था। अब उसको नंबर गेम में भी ताकत मिली ना। हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में नंबर गेम सबसे इंपॉर्टेंट है। आज की तारीख में कांग्रेस को 99 पर आप करके तो बात ठीक है, लेकिन उसको 233 पर जोड़िए ना आप। 233 जो नंबर है वो पिछले 40 साल में विपक्ष के पास नहीं था, तो वो भी एक बड़ी ताकत दे रहा है। और उसमें जैसे अभय जी की बात को जोड़ ले तो एक इनडायरेक्ट या सहयोगी अपोजिशन है, वो जो हमारी टीडीपी पार्टी है और जेडीयू का भी है। विपक्ष आरएसएस की जो बात की, आरएसएस में सबसे पहला पॉलिटिकल बयान संघ प्रमुख ने दिया, मोहन भागवत जी ने, और उन्होंने कहा कि किस इस नतीजे का क्या मतलब और कैसे बिहेव करना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यदि सरकार की गिरने या सरकार की किसी सहयोगी के जाने की है, वो संभावना मुझे नहीं लगती। लेकिन जो पॉलिटिकल स्थितियां बनी है उसमें नहीं, उस संभावना की तो हम बात ही नहीं कर रहे। पर काम करना है, पर काम करना है, सोशल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। मैं कुछ और बात की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था विजय भाई। सरकार तो बनी है एनडीए की, इसमें कोई डाउट नहीं, थोड़ा इनिशियल एंथुजियाज्म बना हुआ है विपक्ष में, देखते हैं कितने दिन तक बरकरार रहेगा। लेकिन कुछ फॉल्स स्टेप्स सरकार की तरफ से, सरकार बड़ी एक निर्णायक सरकार, मोदी है तो मुमकिन है कि छवि इमेज वाली सरकार नीट के मामले में भी
लड़खड़ाती हुई दिखाई दी है कि कुछ हुआ ही नहीं, नहीं थोड़ा बहुत हुआ है, फिर सीबीआई, फिर अब काउंसलिंग को वो कर दिया। दूसरा ये तथाकथित भोले बाबा, ये सूरजपाल का मामला, वहां एफआईआर में ही नाम नहीं। ये वेरी अनलाइक बीजेपी या बीजेपी लेड गवर्नमेंट हम देख रहे हैं। संदीप जी, मैं ऐसा नहीं देख रहा कि ये एकदम बदल ही जाएंगे। इतना उनका बदलना बहुत आसान काम नहीं है। वो डीएनए में, बीजेपी के और प्रधानमंत्री जी के डीएनए में ही नहीं है ये कि वो आपके दबाव में बदल जाएंगे, और खासतौर से जब दबाव हो तो नहीं बदलेंगे। लेकिन जो स्थितियां बनी हैं उसमें मैं वो सोशल स्टेबिलिटी की बात मैं कर रहा हूं कि जो बेरोजगारी का जो बड़ा मुद्दा जिस पर सब लोगों ने चर्चा की है, और एमएसएमई को देखिए, एमएसएमई पर बहुत जरूरत है काम करने की। और मनरेगा की जैसे अभी बात की शायद अभय जी ने कि अर्बन मनरेगा की बात हो रही है, तो मनरेगा को ताकत देना तो सबसे आसान काम है सरकार के लिए, और वो काम बेरोजगारी को या जो जिस तरह का डिससेटिस्फेक्शन है उसको आसानी से नियंत्रण करने का एक बड़ा हिस्सा हो सकता है। क्योंकि बेरोजगारी को तुरंत कंट्रोल करना, एमएसएमई में तुरंत एक बहुत बड़ा बदलाव कर देना। और हम यूनिकॉर्न की बात करते हैं सर, जैसे आपने भी की, लेकिन आप स्टार्टअप्स को देखिए, वो 90% स्टार्टअप्स बस्ट हो रहे हैं। तो वो जो स्टार्टअप्स बस्ट हुए हैं उससे बेरोजगारी बढ़ी है, उससे पूरा माहौल बदला है। ये ठीक है कि हमारे पास बड़े यूनिकॉर्न भी आए, लेकिन जो छोटे स्टार्टअप्स जो हैं उसका बड़ा नुकसान हो रहा है। और संघ में, बीएमएस में, सब में तमाम तरह की चर्चा हो रही है। अभी रांची में बैठक शुरू हो रही है यहाँ पर प्रमुखों की, प्रांत प्रमुखों की, उसमें भी बड़ी चर्चा होने वाली है। और महाराष्ट्र जैसा चुनाव तो बहुत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड की हम बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जो रिपोर्ट आई है, जो मुझे जानकारी मिली है संघ के प्रचार प्रमुखों की तरफ से, संघ प्रमुखों की तरफ से प्रांत के, उसमें बहुत खराब तस्वीर है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो वो तस्वीर को कैसे सुधारेंगे, तो मतलब क्या क्या बात जो राजनीतिक परिदृश्य की बात हम कर रहे थे, राजनीतिक पहलू भी हैं, सामाजिक पहलू हैं, आर्थिक पहलू हैं, लेकिन भूखे पेट ना हुए भजन गोपाला। अगर आमदनी बढ़ाने में सरकार कामयाब होती है, 22 जुलाई से बजट सत्र भी शुरू होगा, आपकी मेरी जेब में कुछ पैसे आएंगे क्या, कुछ राहत मिलेगी क्या, सरकार कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया भी लेकर आ सकती है क्या, इस पर हमारी निगाह रहने वाली है। तो बात हो रही थी मौजूदा राजनीतिक सूरत हाल की। सत्ता पक्ष पर विपक्ष क्या भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, या ये शुरुआती बस जोश है, और क्या आपको मुझे कुछ राहत मिलने वाली है आने वाले बजट में? हमारे दर्शक हैं योगराज धूपर, दिल्ली वासी हैं। इनका कहना है कि बजट पर बहस कर विपक्ष सरकार की जवाबदेही तय करे, हंगामा नहीं। लेकिन राजनीतिक खेल है, ब्राउनी पॉइंट्स तो वो भी अर्न करने हैं, पर हमें क्या फायदा होगा वक्त तो बताएगा ही। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।